दीक्षा एमपीए पब्लिक स्कूल छपरा। जैसे आज हम लोग यहाँ पे नेशनल पॉलिसी जो 2020 का है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस पर चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने क्यों लाया और इसे लाने के पीछे कारण क्या था। इसके साथ ही साथ जानेंगे हम लोग ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये इंडिया का थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले भी हम लोग हमारे देश में 2 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का हम लोग का मेन टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनईपी कहते हैं। एनईपी यानी एन फॉर नेशनल, ई फॉर एजुकेशन, पी फॉर पॉलिसी। आखिर ये नेशनल पॉलिसी क्या है और इसमें वो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा। तो इसके थोड़ा सा हम लोग बैकआउट जानते हैं कि आखिर नेशनल पॉलिसी है क्या और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाए तो ये इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था वो आया था 1968 में। जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था। इसके बाद जो सेकेंड है वो आया था 1986 में। और ये दोनों के बाद एक काफी गैप, लगभग अबाउट 35 इयर्स के बाद 2020 में हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने लाया था। हालांकि इसका उन्होंने पहले घोषणा भी किया था 2014 में। ये इसकी स्टार्टिंग आगे हमें इसके स्टार्टिंग अप्रूवल यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 29 जुलाई 2020 को अप्रूवल करता है। और इसका एक न्यू एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करता है। ये न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या है हम लोग आगे के डिस्कस में देखेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने जस्ट अभी आपको बताया भी है कि ये रिप्लेस हुआ है, यानी किसी दूसरे का जगह पे आया है, जो था 1986। 1986 जो इंडिया का सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी था, इसको एक बार इंप्रूवमेंट किया गया था 1992 में। एंड उसके बाद एक लॉन्ग टाइम के बाद हमारे कंट्री में अबाउट 35 इयर्स के बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था। अब हम लोग जानेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कितने पार्ट होते हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम लोग जैसे कि आप देखे रहे होंगे, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड अदर की एरिया ऑफ फोकस, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला जो स्थान दिया गया है वो है आपका स्कूल एजुकेशन का। क्योंकि स्कूल अगर कोई एजुकेशन पॉलिसी है तो वो तो स्टार्टिंग स्कूल से ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाए या कॉलेज लेवल पे जाए, स्टार्टिंग ही होता है उसको स्कूल लेवल पे। इसलिए इसमें पहला जो पेज है, जो पहला स्थान है, वो आपका स्कूल का है। जैसे हम लोग स्कूल कंप्लीट होता है हम लोग का, तो हम लोग हायर एजुकेशन, जैसे कि अब 10+2 में हम लोग जाते हैं, देन उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ वीडियो है जिसके थ्रू आप पूरा बैकग्राउंड एक नेशनल पॉलिसी का हम लोग हिस्ट्री जानेंगे और इसका नया एम क्या है वो जानेंगे। On July 29th, the Union Cabinet approved the new National Education Policy after a 34-year gap. Previously, it was known जैसे कि अपडेट देखे होंगे 29 जुलाई 2020 को आया था, which was approved 34 years ago in 1986. It got further modified. एंड दोनों के बीच में 34 इयर्स का गैप भी The है। main focus of the 1986 policy was regarding access and equity of education. Access means the availability of education, and equity means fairness, because there are people who are more disadvantaged than others when it comes to having access to education. We have indeed come a long way since 1986. However, today it is about access to quality education. Previously it was just about having access to education, but today it is about quality education. The only major improvement since the last policy of 1986
has been the Right of Children for Free and Compulsory Education Act 2009 or Right to Education Act, which was an Act of Parliament of India enacted on 4th August 2009. The main purpose of the NEP is to design a vision and framework for both school education and higher education in India. Let's look at some of the key proposals of the new education policy of 2020. The NEP proposes to change the school's academic structure. If you all know, in India, the academic structure looks something like this. You had to do 10 plus 2 years of schooling. Now it has been restructured in 5 plus 3 plus 3 plus 4 form, where the first 3 years are your preschool, which consists of KG, LKG and UKG. After preschool, when you go to first class and thereafter second class, together these 5 years are going to be your foundation for your education. After that 3 years, that is from class 3 to 5, will be part of your preparatory or primary schooling. Followed by another 3 years, that is from class 6 to 8, that will be your middle schooling. And finally 4 years, that is from class 9 to class 12, is going to be your secondary schooling. So together it forms a 5 plus 3 plus 3 plus 4 academic structure. If you notice, children from ages 3 to 5 years have been included in the formal education system for the first time. Previously, you could directly join class 1 without going to a preschool. Anyhow, the idea behind this is to have early childhood care and education, basically the foundation of learning. So the old structure, that is 10 plus 2, has been replaced by the new school structure 5 plus 3 plus 3 plus 4. Now coming to undergraduate degrees. The undergraduate degree structure will be available for 3 as well as 4 years duration, but it now has multiple entry and exit options. Now, what do multiple entry and exit mean? For example, if a student chooses to leave the degree at any point during the course of the period, they have the option to return and start where they left. They will not be required to start from their first year of undergraduate courses again. Along with multiple entry and exit options, a student will also receive appropriate certificates. For example, a student will be awarded a diploma for 1 year undergraduate education, advanced diploma for 2 year undergraduate education, and a bachelor's degree for 3 year course as well as 4 year course. As per the new policy, the undergraduate degree program will be credit based. In a credit based academic system, 1 credit might be equivalent to 1 hour of teaching, lecture or tutorial, or 2 hours of practical work or field work or so. It's a new way that will hopefully provide flexibility in designing curriculum and assigning credits based on the course content and hours of teaching. Now that students will have the option to exit at different stages and also re-enter the higher education system, the credits earned by them so far will be accounted for their continuity. For this purpose, there will be an academic bank of credit, which will digitally store the academic credits earned from various recognized higher education institutes. Degrees are then awarded taking into account the credits earned. It is similar to how banks have credit score for every account holder. It's called CIBIL score. Based on that, it helps you get better deals on loans and credit cards. Like that, even this academic bank of credit will work in a similar way in the field of education. If you look at an undergraduate bachelor's degree in the US, it typically takes 4 years to complete and is comprised of 120 to 128 semester credit hours. The 2 types of bachelor degrees typically offered are BA degrees, that is Bachelor of Art degrees, and BS degrees, that is Bachelor of Science degrees. Both require 4 years. The 4 years spent as an undergraduate at university are typically known as freshman, sophomore, junior and senior years. And in their final year of undergraduation, students are asked to choose a specific field of study, also known as the major. I don't know whether the American education policy has the multiple exit and entry option. Apart from that, the new education policy of India will allow students who will pursue a 4-year undergraduate degree program to move towards more research-based learning as seen in the higher education structure abroad. The higher education institutes now will have the option of offering a 1-year master's degree under the new policy. Previously, if you all remember, to do masters, it took 2 years. It still exists, but now the second year of your master's degree will focus on research for those who have completed an undergraduate degree of 3 years. And for those students who have completed 4 years of undergraduate degree program with research, they will have their master's degree in 1 year. So basically, if you did a 3-year undergraduate degree like BCom, BSc, BA, etc., your master's will be for 2 years.
but in that, the second year will focus on research. That means 3 plus 2 structure will be for you if you did a 3-year undergraduate degree. If at all you did a 4-year undergraduate degree like BTech, BE, B.Pharma, etc., your masters will be for 1 year, and that 1 year will focus on research. That means 4 plus 1 structure will be for you if you did a 4-year undergraduate degree. The reason a student with a 4 years undergraduate degree will have masters for 1 year is because, as per the new policy, the importance of the 4-year degree will lie in the 4th year, adding to the degree with research. That means students in their 4th year of undergraduation will get an opportunity to experience how to do research that will add a lot of benefit to their holistic education. The new policy has decided to discontinue MPhil program. Now MPhil stands for Masters in Philosophy. It is a less advanced qualification when compared to a PhD. I don't mean any disrespect, it is still a legitimate higher degree qualification, but you can finish MPhil in 2 years' time, whereas a PhD takes at least 3 years' time. Plus, an MPhil dissertation is normally shorter than a PhD thesis. Many students used to do MPhil before doing a PhD because it was believed that MPhil adds value to your research. I'm not saying it was mandatory. You can have a PhD without having an MPhil degree, but that used to be the trend. Anyhow, as per the new policy, the government is discontinuing the MPhil program. Students who have completed their master's degree will be eligible for pursuing PhD or Doctor of Philosophy DPhil courses directly. Another provision that we get to see in this new policy is that there will be no hard separations between arts and sciences, between curricular and extracurricular activities, between vocational and academic streams, etc., to eliminate harmful hierarchies among and silos between different areas of learning. I'll tell you the meaning behind this. If you look at the subjects of the arts, they are history, geography, psychology, English, political science, sociology, anthropology, economics, etc. Together, all these subjects come under the arts category. Under arts, there are subcategories like liberal arts, social sciences, and creative arts. Now coming to the hard science subjects, they include physics, chemistry, biology, geology, astronomy, and botany. You can also call them STEM subjects, science and technology, engineering, and math. As per the new education policy, there will be no hard separation between arts and sciences. I don't know whether you are aware of this, but in recent times, there is somewhat clash between soft science and hard science. In other words, hard facts of nature and the soft facts of nature. The social scientists believe in something which the doctors and hardcore scientists don't believe in. They don't agree with it, and vice versa. There are always these contradictions between both the parties. In recent times, it has grown a lot. In the Western countries, the differentiation has turned into people voicing their opinions in the form of national debates, protests, and riots in college campuses. It has turned into anarchic movements. Today, these things spill over from college campuses to the real world very fast because of social media. It is a nightmare for any government. And not to forget, some harmful forces and organizations might take advantage of this situation in creating a civil war. So anyhow, through this policy, the government doesn't want to facilitate chaos. That is why at the academic level, it wants to reduce that barrier between hard science and soft science, so that it reduces the likeliness of developing toxic ideologies. Apart from that, this holistic approach is aimed to ensure the students' overall development, where they not only learn what's in their syllabus, but also learn essential life skills. The overall picture is still unclear regarding how it will be combined. The teachers will have great responsibility in giving enough clarity and should be educated enough to handle this change. That is how this multidisciplinary approach to education across the sciences, social sciences, arts, humanities, and sports will help create well-rounded citizens. So these are some of the key changes of the new National Education Policy 2020. The ministry feels that an increase in government funding of education to 6% of GDP will be sufficient to cover the financial implications of the NEP. Currently, India spends 3% of its total GDP on education, as per the 2018 Economic Survey. Only time will tell how this policy will roll out, but the fact remains that India desperately needed a policy change in the education domain. It came after 34 years, so hopefully this will be a beginning of the much needed transformation.
कि आगे नेशनल पॉलिसी का हिस्ट्री क्या है, कैसे ये स्टार्टिंग हुआ, और अभी जो इसका सिस्टम है 3x3 वाला एंड 4, आखिर ये कैसे हुआ, इसकी स्टार्टिंग कैसे, तो बैकग्राउंड हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके पार्ट पे जानेंगे। जो पहला पार्ट मैंने बताया स्कूल एजुकेशन, है ना, तो मैंने पहले ही आपको ये बताया है कि स्कूल एजुकेशन क्या होता है। तो स्कूल एजुकेशन जैसे कोई स्टूडेंट होता है, कोई अगर चाइल्ड होता है, तो उसका सबसे पहला जो स्टेज होता है वो स्कूल का ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में वो आपका यूनिवर्सिटी चला जाता है, कॉलेज चला जाता है। तो पहला जो सिस्टम होता है वो होता है उसका स्कूल का। तो कहा भी जाता है अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जब स्कूल में हम लोग जो भेजते हैं, जैसे हम लोग उसे आम भाषा में आंगनबाड़ी कहते हैं, तो वहाँ पे उसका क्या किया जाता है, केयर किया जाता है। छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि पहले तो वो लड़का जो है, वो स्टूडेंट है, तो बैठना तो जाने कि हाँ हमको स्कूल होता क्या है। पहले वो आंगनबाड़ी में जाए, उसे कई गेम के थ्रू से खिलाने की कोशिश किया, उसे गेम के थ्रू से पढ़ा, मतलब खेल खेल में उसको पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। तो वही कहा गया है। इसके बाद हम लोग उस पर ध्यान देते हैं लिटरेसी कि अगर जब लड़का आता है तो वो कम से कम अगर आंगनबाड़ी में भी आता है तो कुछ तो पढ़े। अगर जैसे हम लोग इन्हें बचपन में जाते होंगे तो पहले क से कबूतर, है ना, तो उसकी स्टार्टिंग अलग अलग तरह से हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे एक पाई करना है, फिर गोल, और फिर सेकंड, अलग अलग पार्टों में पढ़ना है। लेकिन इस सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है टीचर का। टीचर का जो रोल होता है वो कहीं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अगर स्कूल हो या आंगनबाड़ी हो या फिर आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। नया एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि जो टीचर का जो 10 टीचर होते हैं, जो अभी तक एक बीएड होता था वो पहले 1 ईयर्स का होता था, देन उसके बाद 2 ईयर्स का। लेकिन ये नया एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी होगा यानी 2030 यानी कि 2030 के बाद जो बीएड होगा वो 4 ईयर्स का हो, यानी 2 ईयर्स वाला जो बीएड होगा उसको क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया, सस्पेंड करके उसे अपग्रेड कर दिया जाएगा 4 ईयर्स में। तो ये हम लोग आप स्कूलिंग एजुकेशन को बेटर करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग उसका सेकंड पार्ट देखते हैं जो है आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि हायर एजुकेशन होता क्या है। हर किसी का सपना होता है कि हाँ हमको हायर एजुकेशन या मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में स्टडी करूँ, मैं फॉरेन कंट्री में जाकर स्टडी करूँ, सबका यही सपना होता है। तो इसमें हमारा जो नेशनल पॉलिसी एनईपी जो है उसने इस पे काफी फोकस किया है। उसने कहा कि अभी इंडिया में बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, वहाँ पे क्वालिटी की कमी होती है। यूनिवर्सिटी तो है लेकिन टाइम से कोई वहाँ पे एग्जाम नहीं हो पाता है, टाइम से स्टूडेंट को मार्कशीट नहीं मिल पाता है। तो नया एजुकेशन पॉलिसी में ये व्यवस्था किया गया है कि जो भी यूनिवर्सिटीज होंगी उनको काफी सिस्टमेटिक तरह से अपने कॉलेज जो उनके अंडर में होंगे उनको रन कराना होगा, और बच्चों को, स्टूडेंटों को अच्छा से अच्छा, मतलब जितने बेटर उनको एजुकेशन दिया जा सके। तो कहा गया है क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। पहला फोकस ये हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज उसको क्या क्वालिटी एजुकेशन देना होगा। क्वालिटी जैसे कि आप लोग गाँव में देखते होंगे कि कॉलेज बंद है और स्टूडेंट का एडमिशन भी हो गया है, एग्जाम के टाइम आएगा, वो एडमिट कर लेगा और डायरेक्ट सेंटर पे जाएगा एग्जाम देने। तो नया नेशनल पॉलिसी में इस चीज को बैन किया गया कि नहीं, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जो इरेगुलर हो। अगर इरेगुलर है तो वो ओपन यूनिवर्सिटी में जाएगा, रेगुलर में नहीं आ पाएगा। उसके बाद इसमें और भी देखा गया है, बहुत इसमें अलग अलग तरह की पॉलिसी दी गई है। जैसे कहा गया है कि जो एक स्टूडेंट होंगे वो काफी चीजों पे काम कर सकते हैं। जैसे एक साथ अगर वो ग्रेजुएट का पढ़ाई भी करते हैं तो कोई स्किल भी सीख सकते हैं, जो इससे पहले का नेशनल पॉलिसी में नहीं था। पहले कहा जाता था कि लड़का जिस क्लास में होगा केवल वो उसी को स्टडी करना है, लेकिन इस पॉलिसी में ये कहा गया कि आप एक साथ 2 कोर्स भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट थर्ड अदर की। सबसे पहले इसमें ध्यान दिया गया है प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसे व्यावसायिक शिक्षा भी कहा जाता है। सेकेंड टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन, एडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, ऑनलाइन एंड डिजिटल। ऑनलाइन एंड डिजिटल जो है ये कोरोना के टाइम में इसका काफी मेन रोल हो गया है, क्योंकि हम सब ने देखा है कोरोना के टाइम में जो भी एजुकेशन प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक का जो भी एजुकेशन सिस्टम रहा है वो ऑनलाइन ही रहा है। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कोचिंग, हर कुछ ऑनलाइन ही कोरोना के टाइम में रहा। इसके बाद प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये नया जो पॉलिसी है
इसमें सब जो एक पहले तय होता था कि अगर हाई एजुकेशन हम लोग को पढ़ना है तो इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। नए एजुकेशन पॉलिसी में इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। आप अपने प्राइमरी स्कूल तक अपने लोकल लैंग्वेज मदर टंग जो आपकी मातृभाषा है उससे आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने लोकल रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। ये इसमें प्रमोशन किया गया कि लोकल लैंग्वेज में या इंडियन लैंग्वेज में आप आसानी से पढ़ाई उसमें कर सकते, चाहे वो डॉक्टरी क्यों ना हो या इंजीनियरिंग क्यों ना हो। इसके बाद मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होता है, जैसे इसे कहा जाता है व्यावसायिक कोर्स। वैसा एजुकेशन जिसको आप करने के बाद कोई आप बिजनेस अप्रूवल ले सके। टेक्नोलॉजी, अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी के थ्रू काफ़ी चीज़ नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। ये एक तरह से टेक्नोलॉजी अगर नहीं होता तो शायद आज हम लोग के हाथ में इतना ये ऑनलाइन का सिस्टम या हम लोग ऑनलाइन कुछ पेमेंट करते हैं वो सब नहीं हो पाता। एडल्ट एजुकेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी के टाइम में, क्योंकि जब अभी के टाइम में सबके हाथ में मोबाइल है तो ये एडल्ट एजुकेशन लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड ऑनलाइन एंड फॉर इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज को हर तरह के लगभग प्राइमरी स्कूल तक तो उसको प्रमोशन करने की इस नेशनल पॉलिसी में फैसिलिटी दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसमें क्या किया गया, कहा गया है कि फाइनेंशियल पैसे के तरफ से अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि कोई भी एजुकेशन का फीस चाहे वो बीटेक हो या मेडिकल साइंस क्यों ना हो, उसका फीस इतना ज़्यादा नहीं रखा जाएगा कि उसे हर कोई पेड नहीं कर पाए। यानी कहा जाता है कि इसमें नया एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें ये व्यवस्था किया गया है कि कोई भी चीज़ का फीस, कोई भी ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस इतना एवरेज रखा जाए ताकि एक पूरे फैमिली के भी लड़का उस आसानी से स्टडी कर पाए। नेक्स्ट। अब है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेट 2020। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर ये पूरा पॉइंट वाइज है कि हम लोग जानेंगे क्यों आया, आखिर इसके आने के कारण क्या था और गवर्नमेंट ने लाने के बाद इसे कैसे चेंजिंग किया। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक इम्प्रूवमेंट करके जो 1986 में आया हुआ था एजुकेशन पॉलिसी, उसी को इम्प्रूवमेंट करके ये पॉलिसी लाया गया है। और इसमें ये जो पॉलिसी बना तो लगभग इसको कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इसका एडवाइस मांगा गया और अब तक का यानी इंडिया का इंडिपेंडेंट के बाद का अब तक का सबसे बेस्ट इस एजुकेशन पॉलिसी माना जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें लगभग 2 लाख लोगों से इसमें एडवाइस दिया गया है। अबाउट 600 डिस्ट्रिक्ट में इसका लोगों से फेस टू फेस पूछा गया कि हाँ एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताकर, एंड साथ ही साथ इसमें अलग अलग स्ट्रीम की व्यवस्था की गई है। जैसे इसका पहला ही फोकस दिया गया है, इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि जो स्टूडेंट होंगे उनके हर चीज़ पे, जैसे कि स्टूडेंट का बिहेवियर, स्टूडेंट के एजुकेशन क्वालिटी, स्टूडेंट के उनके पास क्या कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि जैसे आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखा होगा, एक स्टूडेंट को फोर्सफुली उस पर दबाव बनाया जाता है कि नहीं वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करे। तो इसमें ये व्यवस्था किया गया है कि नहीं, उनको कुछ ऐसा किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप किसी अगर उसका मेंटल उसका आइडिया नहीं हो, अगर मान के चलिए किसी स्टूडेंट को MBBS नहीं करना है तो उसको आप कोई फोर्सफुली नहीं कहेगा कि ना तुम MBBS करो, ऐसे इस नेशनल पॉलिसी में कहा गया है। इसके साथ ही साथ इसमें कहा गया है नो सेपरेशन, यानी जैसे हम लोगों ने पहले ये सुनते थे कि अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है, अगर उसने 10+2 में आर्ट्स ले लिया है यानी वो पूरा BA यानी ग्रेजुएशन करेगा या फिर PG करेगा, उसको आर्ट्स से ही पढ़ना होगा। ये चीज को इसमें खत्म कर दिया गया है। बोला गया कि नहीं, हो सकता है कि आप एक साल हिस्ट्री पढ़ाई किए हो आर्ट्स से और सेकेंड ईयर आपको कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप अलग सब्जेक्ट पढ़ाई कर सकते हो आर्ट्स को छोड़कर। तो ये इसमें काफी सेपरेशन जो था, एक लिमिट था, इस लिमिटेशन को फ्री कर दिया गया है। इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम की बात करी गई है। इसमें कहा गया है कि केवल पेट में बुक भर के ले जाइए और फिर रिटर्न आइए, वैसे नहीं किया गया। एक्स्ट्रा कहने का मतलब है कि लड़कों को अगर जो एजुकेशन दिया जाए उसको फील करवाया जाए। जैसे अगर लड़का साइंस का है, बायोलॉजी पढ़ता है तो बायोलॉजी का उसको प्रैक्टिस करवाया जाए। अगर वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो कॉलेज है उसमें पढ़ता है तो उसे आर्कियोलॉजिकल प्लेस पे ले जाकर दिखाया जाए कि हाँ अगर उसको लाल किला के बारे में हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है तो लाल किला उसको वहाँ पे ले जाया जाए ताकि वो फिजिकल तौर पर उस चीज़ को देख पाए। हालांकि पहले ये व्यवस्था नहीं था लेकिन इस पॉलिसी में इसको लाया गया है। इसके बाद इसमें यह भी देखा गया है कि लड़के में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट करना है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि
उसे पजल टाइप, तो उस पर उसके मेंटल पे ये फोर्सफुली ये तो नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट किया जाए कि लड़के सोचे, अपने मेंटल को डेवलप करें। अब मेंटल को डेवलप कब करेगा, जब उसके पास अपना कुछ प्रॉब्लम वो सोचेगा, थिंकिंग करेगा, तो उसके पास मेंटल आएगा, मेंटलिटी अप्रूवल होगा। उसके बाद लाइफ स्किल जैसे कि उसके जीने का ढंग, उसकी लाइफ स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एजुकेशन आप अगर पढ़ाई करो, अभी आप लोग काफ़ी देखते भी होंगे बहुत से इंजीनियर, बहुत से अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स करके लोग काफ़ी कम अलग अलग मॉल में या अलग होटल में काम करते हैं। क्यों ऐसा हो सकता है, उनका एजुकेशन क्वालिटी में काफ़ी कुछ कमी आ गई है। ये तो नया नेशनल पॉलिसी में ध्यान दिया गया है कि जितने भी स्टूडेंट को, हालांकि 10 ही स्टूडेंट अगर पढ़ाई करें तो 10 स्टूडेंट को कम से कम क्वालिटी का शिक्षा दिया जाए ताकि वो कहीं आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसके बाद इसमें और भी रखा गया है रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि कंटिन्यू टेस्ट, हमेशा बच्चों का टेस्ट लेना चाहिए। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि क्लास टेस्ट, चैप्टर टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट हो गया या फिर, लेकिन वो इसका जो नया पॉलिसी में कहा गया कि टेस्ट का मतलब ये नहीं कि केवल लड़के को एजुकेशन को जाना जाए, केवल एजुकेशन को जानना ये कोई टेस्ट नहीं कहा जाता है। इसको कहना है कि लड़के ने अपने आप को डेवलप कितना किया। अब ये हो सकता है कि लड़का ने एजुकेशन में डेवलप नहीं किया हो सकता है उसको गेम में अगर इंटरेस्ट हो तो गेम खेला हो। ये तो कोई 100% नहीं है कि लड़का को एजुकेशन में अगर डेवलप करे तो वो लड़का डेवलपमेंट कहलाएगा। तो इसमें कहा गया है कि हाँ टेस्ट तो लेंगे लेकिन केवल पढ़ा गिरना, इसके टेस्ट के साथ साथ यानी एजुकेशनल टेस्ट के साथ साथ उसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवाएंगे, जैसे गेम में या उसका इंटरेस्ट जो चीज़ में होगा उसको हम लोग इंटरेस्टिंग उसको हम उस फील्ड में भेजेंगे, लेकिन मिनिमम उसको कम से कम प्राइमरी एजुकेशन उसके पास होना ही चाहिए, तब जाके ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद बताया जाता है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कंटेंट, यानी एजुकेशन में नेशनल पॉलिसी ने इस पॉलिसी में बताया है कि जो लोकल लैंग्वेज होंगे, जो लोकल एजुकेशन सिस्टम होगा उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अंग्रेज हमारे कंट्री में आए तो हमारे यहाँ जो पहले गुरुकुल होता था जिसमें संस्कृत लैंग्वेज में वेद की पढ़ाई होती थी, उसको इन लोगों ने क्या किया, रिप्लेस करके अबाउट 18th सेंचुरी के आसपास इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज ला दिया। बहुत से जो गुरुकुल में काम स्टूडेंट पढ़ते थे तो उसका बहुत एक सिस्टम था कि जब कल्टीवेशन का टाइम आएगा, खेती बाड़ी का टाइम आएगा तो अपने घर चले जाते थे और वो उनकी छुट्टी होती थी। लेकिन जब अंग्रेजों का ये सिस्टम आया, स्कूलिंग आया जो अंग्रेजों के था, उसमें ये छुट्टी बंद कर दिया गया क्योंकि उनको फीस लेना था एंड लड़कों को एजुकेशन देना था। तो ये जो हॉलीडे वाला कल्टीवेशन वाला जो हॉलीडे था उन्होंने बंद कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ये गलत है, अगर हम लोग एरिया के ऊपर हॉलीडे करना हो तो अकॉर्डिंग एरिया देंगे। जैसे अभी हम लोग बिहार में छठ पूजा की छुट्टी होती है, तो वहीं पे मुंबई में अपना गणपति पूजा की छुट्टी होती है, यानी हर एक स्टेट का अपना इंडिविजुअल होता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें कहा जाता है लाइट फॉर टाइट, यानी ये जो एजुकेशन पॉलिसी है लाइट बट टाइट कहने का मतलब है ये जितना इजीली लगता है उतना इजीली है नहीं अगर इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो। लेकिन इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कहीं भी इसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। जस्ट लाइक अगर कोई स्टूडेंट है, कोई स्टेट है, अगर इसे अप्रूवल नहीं करता है तो उसे फोर्सफुली अप्रूवल करने की कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन फिर भी आप जान जाइए इस पॉलिसी को सबसे पहले लॉन्च करने वाला यानी इम्प्लीमेंट में लाने वाला जो स्टेट है वो आपका मध्य प्रदेश है। सबसे जो पहला एजुकेशन इस नेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट में लाया वो आपका मध्य प्रदेश, अगर इसके बाद में आपका कर्नाटक, यानी सबसे पहले ये दो स्टेटों ने इस नेशनल पॉलिसी को एडॉप्ट किया। इसके बाद कहा जाता है कि ये जो आपका एजुकेशन सिस्टम होगा इसमें आउटस्टैंडिंग रिसर्च, इसमें रिसर्च की व्यवस्था की जाएगी, यानी जो लड़के क्लास 6 में ही हो, 8 में ही हो, 10th हो, 12th कोई भी क्लास में हो तो उनको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तो उन्हें फिजिकल कनेक्ट होंगे तो वो काफ़ी बातों को आसानी से समझ पाएंगे, जो कि इससे पहले 1986 वाला पॉलिसी में नहीं था। ये है आपका स्कूल एजुकेशन। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो पहला सिस्टम था 10+2 स्ट्रक्चर, आई होप कि हम लोग जितना भी अभी बैठे आए हम लोग इसी सिस्टम के थ्रू पढ़ाई किए होंगे जो कि 1986 के टाइम से चल रहा था। 10+2 ये क्या होता था, 10 साल का क्लास 1 to 10 एंड 2 इयर्स जो होता था वो ISC IA ICOM ये कहलाता था। यानी पहले जो हमारी व्यवस्था थी वो 10+2 स्ट्रक्चर था पहले, लेकिन अब नया जो नेशनल पॉलिसी है उसको चेंज करके क्या कर दिया
4, यानी ये सिस्टम है 5, 3, 3 and 4, जो पहले था आपका 10+2। यानी कि ओल्ड के सिस्टम पे कुछ नया लॉन्च गवर्नमेंट ने किया है, कुछ नया कोशिश किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग एडुकेटेड कर सकें। और गवर्नमेंट का ये एम भी है कि 2020 तक यानी 2030 तक लगभग हम लोग 100% इंडियन लोगों को एडुकेटेड कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग एज, जैसे ये जो पहले था 1 से 16 ईयर, इसको 30 से 18 ईयर कर दिया गया, ये अलग व्यवस्था है। फिर 10+2 स्ट्रक्चर जो क्लास 1 से स्टार्ट होता था उसे क्लास 1 से स्टार्ट नहीं करके उसे आंगनबाड़ी से स्टार्ट किया गया, जैसे हम लोग नर्सरी या LKG UKG के नाम से जानते हैं। जैसे ये है प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर, ये जो है ये पहले हमारे कंट्री में होता था और ये न्यू है जो अभी हमारे कंट्री में अभी कोरोना के कारण तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन इन फ्यूचर जल्दी ये इम्प्लीमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। पहले जो हमारे यहाँ होता था 6 से जब लड़का 6 साल का हो जाता था तो उसे हम लोग क्लास 1 में उसको स्टडी करने के लिए प्राइमरी स्कूल में भेज देते थे, जो कि क्लास 1 से जाता था और उसका क्लास 10 तक जाने में यानी 10 साल का जर्नी होता था। 6 साल का हो जाता था, 10 साल उसमें लोग ऐड कर देंगे 10 ईयर्स, तो यानी कि 16 ईयर, लड़का जो 16 ईयर पे जाके क्लास 10 कंप्लीट कर पाता था। उसके बाद जो 2 इयर्स होता था वो उसका 10+2 कहलाता था। 10+2 कहने का मतलब जैसे मैंने बोला है इंटरमीडिएट आपका उसमें आर्ट्स हो गया, साइंस, कॉमर्स कुछ भी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको क्या किया है, चेंज कर दिया, अब इसको अलग अलग कर दिया। अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मिडिल एंड सेकेंडरी। सबसे पहले अगर जो स्टूडेंट होंगे जब वो 3 to 6 ईयर यानी जब वो उनका एज 3 से 6 साल के बीच में हो तो क्लास 3 साल तक वो नर्सरी जो आंगनबाड़ी कहलाता है वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। फिर उनका एज जब 8 to 11 ईयर हो जाएगा तो क्लास 3, 4 and 5 यानी इसका एज जो ग्रुप होगा 8 into 11 यानी 8 से 11 ईयर होने पे उनका जो क्लास होगा वो 3 to 5 होगा। इसके बाद जो एज 11 से 14 होगा यानी 6 to 8 उनका हो जाएगा क्लास, एज ग्रुप जो होगा उनका 11 to 14, इस टाइम इनका हो जाएगा 6 to 8 इयर्स। एंड लास्ट में जो सबसे होता है ये 9 क्लास 9 से लेकर 12 तक जो 4 ईयर होता था, यानी अब 4 साल होगा, जो पहले 4 साल नहीं होता था, 2 साल 8 9 2 साल 9 10 और 2 साल आपका 11 12 होता था। तो इसके बाद हो गया आपका, अब हो गया 4 साल का हो गया आपका 9 to 12 तक कंटिन्यू रख दिया गया इसको। नेक्स्ट, हाँ ये है आपका कुछ पॉइंट्स जिसमें देखा गया है, ये कोशिश किया गया है कि 2025 तक लगभग इंडिया के सभी लोगों को प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था किया जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन के थ्रू उन प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा जिसमें वो सभी स्टूडेंट जो आंगनबाड़ी नहीं जाते उन्हें आंगनबाड़ी की व्यवस्था किया जाएगा। एंड साथ ही साथ कम से कम प्राइमरी स्कूल जो पहले 14 ईयर्स तक माना जाता था फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, वो उनको कम से कम आपको 14 प्राइमरी स्कूल 2025 तक अप्रूवल कर दिया जाएगा। इसके बाद है नेशनल मिशन। नेशनल मिशन में ये कहा गया है जिसको MHRD, ये पहले इसका न्यू नेम हो गया है एजुकेशनल मिनिस्ट्री, पहले इसका नाम होता था अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब उसे शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, जो कि 2020 में चेंज हो गया था, 29 जुलाई को उसका नेम चेंज कर दिया गया था। ये पॉलिसी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन विभाग का है वो कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोगों को एडुकेट कर पाऊँ। इसके लिए वो ज़्यादा उसका एम है कि 2023 तक वो मोर देन इतना स्कूल ओपन करे ताकि इंडिया के हर एक स्टूडेंट को जो स्मॉल है उनको लगभग अंडर 500 मीटर के अंदर उन्हें एक आंगनबाड़ी की व्यवस्था मिल सके। ये है आपका वही जो मैंने बताया बाल वाटिका जो आंगनबाड़ी, जिसमें एज आपका जो छोटे बच्चे होंगे वो पढ़ने जाएंगे, उनका जो एज होगा वो 5 ईयर्स तक का होगा, यानी 3 to 5 के लड़के जो होंगे वो आंगनबाड़ी में जाएंगे। लेकिन इसमें भी ये बात ध्यान रखना है, वहाँ का जो टीचर पढ़ाने वाला होगा वो बीएड नहीं किएगा, उसका अलग एक एजुकेशन सिस्टम होगा जिसे कहा जाता है आपका ECCE। ये अलग क्वालिफिकेशन होता है टीचर का जो प्राइमरी स्कूल या आंगनबाड़ी में पढ़ाते हैं, उनके लिए जस्ट लाइक एक ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग होती है।
उसके बाद है ये अर्लियर चाइल्डहुड जो 5 ईयर के बाद में, तो इसमें कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होंगे उन पे हर तरह से ध्यान दिया जाएगा, उनका हेल्थ, उनकी पढ़ाई पे, जिसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल ईसी, सीईसी, HRD, WCT एंड HWF, ये कुछ डिपार्टमेंट है जो आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले स्टूडेंटों पे फोकस रहेंगे, या ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में जा पाए, और आंगनबाड़ी में जाएंगे तो यानी कि उसके आगे पढ़ाई करेंगे तो स्कूल में जा पाएंगे। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन ऑल स्टेज, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। लड़के किसी भी क्लास में हो, चाहे वो 1 में हो, 2, 3, 4, 5 कोई भी क्लास में हो, कम से कम उन्हें एक्सपेरिमेंट करवाया जाए। जैसे अगर लड़का को पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, तो उसको एक एप्पल के थ्रू बताया जाए कि देखो बेटा ये एप्पल है, ताकि वो फील कर पाए क्या ए फॉर एप्पल, यानी वो चीज को समझ पाए कि एप्पल मीन्स होता क्या है। ऐसा नहीं केवल उसको इस पॉलिसी का मेन फोकस दिया है कि उसको याद नहीं करवाना है, उसको फिजिकल तौर पे समझाना है, उसे बताना है कि हाँ बाबू ये एप्पल है तो एप्पल क्या चीज होता है उसको समझ पाए। यानी एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, स्टेज उसका होना चाहिए, और इस पे काफी फोकस भी किया जाता है। नेक्स्ट है आइडिया, कंटेंट विल बी फोकस ऑन आइडिया, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो भी लड़के होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम हो, यानी ऐसा नहीं होता है ना कि स्कूल में जो सिस्टम होता है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में, स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, टीचर एकदम जल्दी में होते हैं, बोलते ठीक है जाओ कल पूछ लेना, कल के बाद भी बोलते हैं कल पूछ लेना, ना वो स्टूडेंट दोबारा स्कूल आएगा, ना टीचर दोबारा आएंगे, टीचर भी सब्जी किनने चले गए, स्टूडेंट भी खेलने चला गया, वो फिर पूछ ही नहीं पाएंगे। तो वो भी कोशिश किया जाता है कि ये सॉल्विंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो वो स्टूडेंट को एट ए टाइम बताने की कोशिश किया जाए, जो कि हाल फिलहाल में ऑनलाइन सिस्टम ये काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो पाया है। स्टूडेंट करते थे जब जब तभी सवेरा जब कोई प्रॉब्लम हो रहा था टीचर के पास कॉल मैसेज करना, हाँ सर समझ में नहीं आने वाला सिस्टम। इसके बाद देखा गया है कि जो प्रॉब्लम होता है टीचर्स, अब ये तो गवर्नमेंट स्कूल में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है कि उनको जो प्रॉब्लम होता है अलग उनके लिए डायरी की व्यवस्था की जाती है, ताकि नेक्स्ट डे जाकर वो अपने डायरी टीचर को दिखा पाए और अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। नो हार्ट सेपरेशन, यानी हार्ट सेपरेशन जैसे मैंने अभी बताया भी आपको, वो सिस्टम जो पहले सिस्टम होता था ना वो अलग, जो साइंस वाले हैं तो हमेशा वो साइंस में ही आएंगे, आर्ट्स वाले स्टूडेंट हमेशा आर्ट्स में ही आएंगे, कॉमर्स वाला हमेशा कॉमर्स में आएंगे। ये चीज को, इस चीज को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, यानी साइंस वाले भी स्टूडेंट आर्ट्स को पढ़ सकते हैं, आर्ट्स वाले भी साइंस पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स, यानी बच्चों के हेल्थ पे, और हेल्थ पे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि मिड डे मील योजना गवर्नमेंट, हालांकि तो नेशनल हो चुकी है, मिड डे मील योजना जिसमें कि अलग अलग टाइम में स्टूडेंटों को अलग अलग दिन अलग अलग उसको मिलता है, लंच मिलता है खाने के लिए, क्यों, ताकि लड़के को अगर स्कूल से घर ना जाए, पहले ये काफ़ी प्रॉब्लम होता था, लड़का जब स्कूल से घर जाता था तो वो घर पे ही रह जाता था, दोबारा लौट के नहीं आता था, तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए उसे स्कूल में ही व्यवस्था किया गया। उसके बाद कहा गया कि 3 लैंग्वेज, यानी स्टूडेंट जो उनको कम से कम मिनिमम 3 लैंग्वेज में एडुकेट किया जाएगा, यानी 3 लैंग्वेज उनको पढ़ाया जाएगा, एक तो हिंदी हो गया उनका रीजनल लैंग्वेज हो गया, एंड एक होता उनका मदर लैंग्वेज हो गया। उसके बाद कहा गया जैसे मैंने लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, जो 5 इयर्स के एजुकेशन, जो 5 इयर्स तक, यानी जो 5 क्लास 5 तक जो स्टूडेंट पढ़ेंगे वो मिनिमम कम से कम उनको क्या करना है, क्लास 5 तक उनको लोकल लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जा सकता है। उनको वहाँ से ये नहीं कहा जा सकता है, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो या बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड का, कि आपको इंग्लिश मीडियम में आ गया, आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो उनको वहाँ से किसी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद बेगलेस, बेगलेस कहने का मतलब है, अब जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक छोटा बच्चा होता है, खुद का वजन 5 केजी या 10 केजी का बुक लेके बैग चल जाता है ना, तो वो सिस्टम ना आया है ना, एक छोटा सा बैग होता है पूरा इतना ईटा लगता है कि ईटा फड़ के ले गया है, उससे नहीं उठता है, उसे पैंट को उठा के ले जाना पड़ता है। ये सिस्टम को इसे बंद कर दिया गया है कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चा अपना बैग भी ले, इतना मतलब हेवी ना हो, काफी लाइट हो बैग का वजन। नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी करिकुलम, करिकुलम पे भी काफी ध्यान दिया गया, इसमें बताया गया कि जो सिलेबस ऐसा होना चाहिए ताकि सब सिलेबस सबको समझ में आए। अब इतना हार्ड सिलेबस नहीं बना दिया जाए कि जो थोड़ा जिनका आईक्यू लेवल उतना नहीं हो वो पढ़ाई छोड़ दें, जो पहले होता था ना स्कूल में, काफी पहले के स्कूल में ऐसा होता था, टीचर स्टूडेंट को इतना लजवा देते थे कि नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन ही नहीं पूछता था, तो ये कोशिश किया जाता है कि ये ऐसा नया वाला पॉलिसी में नहीं आए। नेक्स्ट इसके बाद ये भी ध्यान दिया गया बोर्ड एग्जाम, ये जो काफी इंपॉर्टेंट है,
पहले जो हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम होता था, खासकर ये 9 to 12 के लिए जो 4 इयर्स का होता था, उसको ये व्यवस्था किया गया है। पहले जो एग्जाम होता था उसको एग्जाम को कहा गया या तो बोर्ड एग्जाम भी होगा ना, तो कम से कम 2 बार लिया जाएगा 6 मंथ पे, यानी या तो उसे सेमेस्टर वाइज लिया जाएगा या हाफ ईयरली और फुल ईयर करके लिया, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा दिया जाएगा। यहाँ पे 360 डिग्री, यानी जो उनका असेसमेंट होगा 360 डिग्री करने का मतलब है एजुकेशन से तो होगा ही होगा, उनके साथ ही साथ उनके फ्रेंड के थ्रू भी उसका असेसमेंट किया जाएगा। ये है वेरियस प्रोविजंस ऑफ चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी। ये कहा गया है वैसे स्टूडेंट के लिए जो कि फिजिकल हैंडीकैप होते हैं। हालांकि फिजिकल हैंडीकैप के लिए गवर्नमेंट तो बहुत तरह की पॉलिसी लाती है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो कहा जाता है कि हर एक स्कूल में कम से कम एक ऐसे टीचर हो जो वैसे स्टूडेंट जो स्पेशल एजुकेशन किए हो, जो एक बीएड में एक कोर्स होता है स्पेशल एजुकेशन का, वो किए हो, ताकि वो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं जो मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो सकते हैं या फिजिकल हैंडीकैप हो, उनको आसानी से एजुकेटेड किया जा सके। ये है कुछ जैसे कि HIE, यहाँ पे कहा गया HE का मतलब होता है यहाँ पे फुल फॉर्म इसका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो कॉलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, उसमें कहा जाता है कि रिसर्च या तो वो लड़के अगर जैसे PG वगैरह MA करते हैं तो रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च में PhD MPhil, हालांकि अब MPhil को क्या किया गया, बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ टीचिंग यूनिवर्सिटी यानी कि जो पहले BEd 2 इयर्स के, अभी 2 इयर्स के जो होते हैं उसे 2023 के बाद इसको 4 इयर्स कर दिया जाएगा, 2030 के बाद। इसके बाद ये स्ट्रक्चर करने का मतलब है कैसे पढ़ाया जाएगा। देखिए, जो ग्रेजुएशन होता था तो इस नेशनल पॉलिसी में ये कहा गया है कि इसमें हम लोग अगर कोई स्टूडेंट एक साल पे चाहे तो पढ़ाई छोड़ भी सकता है, जहाँ पे उसको 1 ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो लड़का वो स्टूडेंट 2 साल में छोड़ देता है पढ़ाई अपना, तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 3 ईयर में तो ग्रेजुएशन का मिलता ही है, एंड 4 ईयर तक करता है तो उसे PG यानी MA में 1 साल का बेनिफिट हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ नेशनल पॉलिसी को लगभग पूरे देश में कहा गया है कि ये अबाउट कोशिश किया गया 2035 तक लगभग इससे 50% इनरोलमेंट, यानी जो लोग अभी पढ़ाई एजुकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, कम से कम इंडिया के 50% लोगों को इससे जोड़ा जा सके। NTA, इसमें जो वैसे स्टूडेंट जो कि कहीं हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया है NTA का। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगा, जो हाल फिलहाल में कई तरह के एग्जाम भी लेते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा AIEEE या JEE। उसी तरह के नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया वैसे स्टूडेंटों के लिए जो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। ये BEd का, ये स्पेशल टीचरों के लिए यही है, मैंने जस्ट बताया ये कि BEd जो होता था पहले 2 इयर्स का होता था, अब इसकी 4 इयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट ये है आपका, जैसे कि जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया है कि वो आसानी से अपने जैसे कि GRF होते हैं, नेट होता है, उसके लिए व्यवस्था किया गया है कि वो आप पढ़ाई आगे अपना कंटिन्यू जारी रख सकें। अब मैं कुछ आपको बैकग्राउंड इसके पॉलिसी के बारे में बताना चाहूँगा कि आगे पॉलिसी का क्या बेनिफिट होगा इन फ्यूचर में हमारे काउंटी में। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और आज इसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, इसलिए आज हम आप सबको बताएंगे कि इससे देश के तमाम छात्रों, उनके परिवार और उनके माता पिता के जीवन में अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आपको ये सारी जानकारियां बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और अगर आप चाहें तो वोट भी कर सकते हैं। तो अब आपको बड़े बड़े बदलाव बताते हैं। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा का एक वर्ष शामिल होगा, यानी प्री प्राइमरी के 3 साल और फिर पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल। इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई
कराई जाएगी। यानी इन कक्षाओं के छात्रों के लिए किताबों का बोझ अब पहले जितना नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो छोटे बच्चे अब स्कूलों में जाएंगे और अपने शिक्षा की यात्रा को आरंभ करेंगे, वो बहुत किस्मत वाले होंगे। इसके बाद अगले 3 साल यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों से करवाया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे और इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा और इसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। ये 4 साल की स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब यह है, यानी अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो अब वो ऐसा कर पाएगा, और अगर अकाउंट्स का कोई छात्र, कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। लेकिन संभव है कि इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पूल तैयार किया जाएगा और आपको उस पूल से ही अपनी पसंद के विषयों का चुनाव करना होगा। यानी अगर विज्ञान के छात्र को इतिहास में दिलचस्पी है और उसके पूल में ये दोनों विषय शामिल हैं, तभी छात्र इनकी पढ़ाई एक साथ कर सकता है। हालांकि अभी इस पर पूरा स्पष्टीकरण आना बाकी है, लेकिन पहले की जो व्यवस्था होती थी, हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम्स मानी जाती थी, या तो आप साइंस लेते थे या कॉमर्स लेते थे या आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज लेते थे। और अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया है तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो भी आप शायद साइंस नहीं पढ़ सकते, साइंस लिया है तो ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ सकते। ऐसी चीजें पहले हुआ करती थी अभी तक, लेकिन अब ये सब बदल जाएगा। अब आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, अकाउंट्स पढ़ सकते हैं, एक साथ इतिहास भी पढ़ सकते हैं और फिजिक्स की पढ़ाई भी कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और आपकी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त नहीं होगी। माफ कीजिएगा, अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप अपनी राष्ट्रभाषा में या अपनी लोकल भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप 5वीं कक्षा तक अपने बच्चे को मराठी, संस्कृत या गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो अब आप ऐसा कर पाएंगे, और अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के तौर पर आपको पढ़ाई जाएगी। यानी स्कूलों का जबरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर अब समाप्त हो जाएगा। 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। यानी अब भारत के छात्र चीन जैसे देशों की तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशंस बनाने की तकनीक सीख पाएंगे, और 6ठी कक्षा से ही छात्रों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। यानी अगर किसी छात्र की किसी खास विषय में रुचि है और वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वो इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कहीं भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा पेंटिंग करने का शौक रखता है तो वो किसी पेंटर के पास अब इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। अगर आपके बच्चे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अब अपने स्कूल के दौरान ही इंटर्नशिप कर सकता है। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी, और दोनों सेमेस्टर्स के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। यानी अब एक छात्र के तौर पर आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी और आप ये कहकर बच नहीं सकेंगे कि आप सिर्फ फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो साल के सिर्फ आखिर में कुछ समय तक पढ़ते हैं, 1-2 महीने पढ़ाई कर लेते हैं और फिर उसके आधार पर वो फाइनल जो परीक्षा होती है उसमें बैठते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे नंबर ले भी आते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। अब आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और इसमें छात्रों की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। रटने की क्षमता नहीं, समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के जरिए रट्टा लगवाने की आदत को समाप्त कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा लिखने की पूरी छूट होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में अपनी परीक्षा दे सकते हैं।
छात्रों के रिपोर्ट कार्ड्स को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसके प्रदर्शन और उसकी मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे, यानी अपना खुद का भी विश्लेषण करेंगे। विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी छात्र को अंक देंगे और छात्रों के सहपाठी भी उनका आकलन करेंगे। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए, इसलिए जो छात्र अब कॉलेज में इसके बाद जाने वाले हैं वो भी ध्यान से अभी देख लें। अब देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स में आपके ठीक नंबर नहीं आए हैं या आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर सीधे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं और फिर इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन को आपके 12वीं कक्षा के नंबरों के साथ जोड़ दिया जाएगा और उस आधार पर आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में अब बांट दिया जाएगा। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, या तो आप पूरी पढ़ाई कीजिए और या बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर आपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर पास करने के बाद 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आप थर्ड ईयर यानी 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी, और अगर आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर्स डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। 4 वर्ष के इस कोर्स में स्कूल के छात्रों की तरह कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा जाता है, यानी छात्र जब जिस विषय की पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो ऐसा कर सकेंगे, और जब वो ये पढ़ाई छोड़ना भी चाहेंगे तो ये काम भी आसानी से कर सकेंगे। इसीलिए इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा गया है। आप जब चाहे एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं जब चाहे। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके तहत अगर आप 1 से ज्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे, और जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे, और फिर जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो उस क्रेडिट को इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उनकी टीम ने इस नई शिक्षा नीति पर आज क्या कहा, ये भी आज आपको सुन लेना चाहिए। कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से, और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका क्वाइट फॉर सम टाइम, एंड आई रिटर्न आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड विद इन ए फिक्स्ड। तो वो प्राथमिक है। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ जैसा सर ने कहा फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड।
इसलिए जैसे कि हम लोगों ने देखा ये पूरा इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने ये बात समझा कि आगे नेशनल पॉलिसी है क्या, आगे हम लोग कैसे इस नेशनल पॉलिसी को फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर पहली स्लाइड में ही हम लोगों ने देखा होगा, अगर स्टार्टिंग की पहली स्लाइड में हम लोगों ने अगर देखा तो हम लोगों ने ये जाना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अपना एक अलग थीम ही है। जैसे इसका एक अपना अलग थीम ही था कि आगे एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करने से पहले तो काफ़ी दिक्कत है। बहुत से ऐसे स्टेट भी हुए हैं कि इन्होंने इस नेशनल पॉलिसी का क्रिटिसाइज भी किया कि नहीं ये जो कांग्रेस का टाइम का था वो काफ़ी अच्छा था, एक लॉन्ग टाइम तक वो यहाँ भी तो हम लोग उसको एडॉप्ट भी कर चुके थे। होता है ना जब कोई नया आ गया कुछ नया अगर डिफिकल्ट कोई नई चीज़ अगर लॉन्च होता है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होता है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो पहले के सिस्टम से क्या था एकदम अलग है, एकदम हटके भी है। क्योंकि पहले जो था वो 10+2 वाली सिस्टम होती थी और आपका जो सिस्टम वो तो चेंज हो गया 5×3 जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने, तो ये वाला जो सिस्टम होगा तो एकदम अलग। पहले यही हम लोग पढ़ाई करते थे, जैसे लड़का स्टूडेंट 6 इयर्स होता था प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट होता था एंड 16 ईयर होते थे वो 10 कंप्लीट कर लिया होता था और नेक्स्ट उसके बाद 2 इयर्स 10+2 कंप्लीट हो जाता था। लेकिन आपका जो सिस्टम है उसको तो डिवाइड कर दिया गया है। स्टार्टिंग के 3 इयर्स होगा, मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग का जो 3 इयर्स यानी कि जब वो स्टूडेंट उसका एज 3 to 6 ईयर होगा तो 3 साल आंगनबाड़ी में जाएगा, जो उसके घर के काफ़ी क्लोज होना चाहिए, काफ़ी पास में होना चाहिए। जैसे वो उसका एज 6 to 8 के बीच में जाएगा तो क्लास 1 and 2 को स्टडी क्लास 1 and 2 में स्टडी करने की स्टार्टिंग कर देगा। जो कि पहले क्या होता था 6 ईयर हो जाने के बाद स्टूडेंट स्कूल जाते थे और यहाँ पे ये व्यवस्था किया गया है कि क्लास यानी जब वो स्टूडेंट 3 इयर्स के हो जाएंगे तो उनको स्कूल में भेजने की व्यवस्था की यानी आंगनबाड़ी में भेजने की व्यवस्था कर दी गई है। उसके बाद अगर एज जैसे 8 to 11 होता है तो वो 8 से 11 में वो स्टार्टिंग हो जाता है उसका क्लास 3, 4 and 5 यानी क्लास 3, 4, 5 में वो स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये ध्यान रखना होगा कि जैसे क्लास 6 में जाता है स्टूडेंट यहाँ से इसको वैसा एजुकेशन व्यवस्था किया जाएगा जैसे कि वो उसको इंटरेस्टिंग हो। जैसे यहाँ पे क्लास 6, 7, 8 तक तो उसको सब क्लास जैसे सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, उसको मैथ का भी एजुकेशन दिया जाएगा, सोशल साइंस भी पढ़ाया जाएगा, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश उर्दू सभी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे वो क्लास 9 to 12 में जाएगा वहाँ पे ये सिस्टम क्या हो जाएगा खत्म हो जाता है, यानी कि उसके बाद जो व्यवस्था होगा वो 12 ये स्टेप वाइज उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके।